ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों हम आसपास जब देखते हैं तो कहीं धरातल अर्थात जमीन कहीं समतल दिखाई पड़ेगी, कहीं ऊबड़ खाबड़ दिखाई पड़ती है, कुछ दूर पर पहाड़ पर्वत दिखाई पड़ते हैं, कुछ दूर पर नदियां दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से हमारे भारत के धरातल जो है वह कई प्रकार के भिन्नताओं के से भरा हुआ है। तो उस आधार पर हम अपने देश के प्राकृतिक भौतिक स्वरूप को यदि हम देखें तो भारत के भौतिक स्वरूप को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो इसको हम मानचित्र के आधार पर मानचित्र की सहायता से इसको हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप मानचित्र देख सकते हैं, यह भारत का मानचित्र है। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वह उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा जो है वह उत्तरी मैदान, भारत के उत्तर का मैदानी भाग। और तीसरा जो है वह दक्कन का पठार। और चौथा जो है भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। और पांचवा जो है समुद्र तट के मैदान। चूंकि भारत हमारा 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र का तटीय मैदान भी यह 5वां भाग है और इसमें द्वीप समूह भी आते हैं। तो ये हमारे 5 भाग हो गए। अब हम एक एक करके आपको वर्णन करेंगे। तो पहला देखिए, जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का जो पूरे उत्तर में आता है, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वह ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हम हिमालय के पार को कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कश्मीर के उत्तर का जो पहला जो हिमाद्री श्रेणी आप देख पा रहे हैं, हिमाद्री श्रेणी के उत्तर की तरफ ट्रांस हिमालय या हिमालय के पार का क्षेत्र है। तो इसमें मुख्य रूप से कराकोरम, जिसमें कराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसमें मुख्य रूप से केटू पर्वत शिखर है, जो भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कही जाती है। इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। इसमें लद्दाख का भी क्षेत्र आता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह लद्दाख क्षेत्र है। और इसमें कुछ भाग जो तिब्बत में कैलाश पर्वत है, अब तिब्बत तो नहीं रहा क्योंकि चाइना उसने अधिग्रहित कर लिया है। तो चाइना में जो कैलाश पर्वत है वह भी क्षेत्र ट्रांस हिमालय में आता है। ये क्षेत्र हमारे भारत में मानसरोवर जो है वह कैलाश पर्वत नहीं आता। अब हम बात करते हैं हिमाद्री श्रेणी की। हिमाद्री श्रेणी हिमालय के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे विस्तृत भाग है। इसमें मुख्य रूप से इसको हम बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसमें कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से नेपाल में स्थित जो है वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 मीटर है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे हिमाद्री श्रेणी के, यह हिमाद्री श्रेणी का जो पर्वत श्रृंखला है यह पश्चिम की तरफ मोटा और पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ यह पतला होता जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और इसमें मुख्य रूप से श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। यह है मध्य हिमालय का क्षेत्र। चौथा जो है वह शिवालिक श्रेणी है। यह सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कही जाती है और यह सबसे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के सबसे दक्षिण में है। इसको हम उप हिमालय भी कहते हैं। यह इसमें कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और यह मुख्य रूप से यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। हिमाद्री श्रेणी और मध्य हिमालय में कोई
पेड़ पौधे नहीं मिलते, लेकिन शिवालिक श्रेणी में घने वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, ये सब पाए जाते हैं। ये रहा भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। अब दूसरा जो भारत का भाग है वह उत्तर का मैदानी भाग है। उत्तर का मैदानी भाग जो है, यह जैसे ही शिवालिक श्रेणी से यह उतरती है तो जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के जो भी नदियां निकलती हैं वह बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को उतार कर यह लगभग 15 किलोमीटर तक मोटा एक लेयर बनाती हैं, ठीक है ना, जिसको हम भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। और जो भी हिमालय से नदियां निकलती हैं यहाँ लगभग विलीन हो जाती हैं, लेकिन उत्तरी मैदान में थोड़ा सा आगे आते ही यह पूरी तरह से दिखाई देने लगती हैं। इसमें मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी, यमुना नदी और गंडक, कोसी, ये सब जितनी नदियां हैं ये सब इसमें मिलती हैं। और यहाँ पर उत्तरी मैदान में एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यह जो भी नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसमें से जो भी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, वह पूरे उत्तरी मैदान में आकर के पूरी तरह से जमी है, जो बहुत ही उपजाऊ है। और यह क्षेत्र जब यहाँ से यहाँ तक लगभग हम इसकी चौड़ाई नापे तो लगभग 2400 किलोमीटर लगभग एरिया चौड़ाई इसका पड़ता है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसमें हम देखें तो 3 तरह के नदी तंत्र पाए जाते हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसमें अगर हम देखें झेलम, रावी, सतलज, यास, चिनाब, ये जो नदियां हैं यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्र में बहती हैं और सीधे पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो ये तो सिंधु नदी का तंत्र हुआ। दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में मुख्य रूप से गंगा नदी, यमुना नदी और इसमें गंडक, कोसी, ये जो भी नदियां हैं, चंबल है, ये जितनी नदियां हैं ये सब क्या हैं कि ये मिल करके यह सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और ये जो नदियां हैं, ये जो गंगा नदी है गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये गंगा नदी तंत्र है। तीसरे नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। चाइना में, चीन में इसको सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन में इसको हम सांगपो कहते हैं। और इसको यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ इसको मेघना या जमुना नदी कहा जाता है। तो ये उत्तरी मैदानी भाग के क्षेत्र के ये नदियां हैं जो पूरी तरह से उत्तरी मैदानी भाग को पूरी तरह से उपजाऊ बनाती हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या है और सबसे अधिक विकसित क्षेत्र भी यही है। तीसरे भारत के बात करें तो भारत का तीसरा भाग है वह दक्कन का पठार। ये आप देख रहे हैं, ये हल्के पीले या मटमैले कलर का ये जो बना हुआ है, इसको हम देखें तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं। पहला जो है वह मालवा का पठार है, यह लगभग राजस्थान में है। और यह अरावली श्रेणी इसकी मुख्य ये है। और इसमें कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जैसे विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत है ना, ये आपका अरावली श्रेणी में आता है। दूसरा जो श्रेणी है वह जो दूसरा भाग है वह दक्कन का पठार है। मालवा का पठार ये हुआ, दूसरा दक्कन का पठार और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। दक्कन का पठार पूरे दक्षिण क्षेत्र में पूरा मिलता है, जबकि छोटा नागपुर का पठार जो छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में यह पाया जाता है। अब हम चौथे की बात करें, भारतीय महामरुस्थल या थार का मरुस्थल। ये आप लाइन जो देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है यह थार का मरुस्थल का क्षेत्र है। कुछ इसका क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, इसको हम भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, पौधे बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम मात्रा मिलती है। यहाँ कुछ लूनी नदी एक बहती है, इसमें तो कुछ झीलें हैं जहाँ से हम नमक निकालते हैं। अब हम 5वां बात करें समुद्र का तटीय मैदान। ये देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये समुद्र का तटीय क्षेत्र है, तो ये भी पूरी तरह से समतल है। और यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर नारियल वगैरह की खेती बहुत अधिक होती है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में चावल वगैरह की खेती बहुत अधिक होती है।
तो ये आपका समुद्र का तटीय क्षेत्र है। यदि हम नदी की बात करें तो दक्कन के पठार मुख्य रूप से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है। हम एक ये भी ध्यान रखते हैं कि यह जो ढाल है भारत का, यह पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर ऊंचा ढाल है, जबकि पश्चिम की ओर कम ढाल है। पूर्व की जो ऊंचाई है समुद्र तट से लगभग 1000 से 1600 मीटर है, जबकि पश्चिम की तरफ जो ऊंचाई है 600 से 100 मीटर। इसका मतलब जितनी नदियां हैं सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी एक बस 2 ही नदियां हैं, जैसे एक नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी, जो आपका अरब सागर में गिरती हैं। ये बहुत पुरानी नदियां मानी जाती हैं। और अन्य नदी जैसे महानदी है, दूसरा है आपका गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ये सब दक्षिणी क्षेत्रों में बही जाती है। पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों को 2 भागों में बांट देते हैं, एक पूर्वी क्षेत्र और दूसरा, एक पूर्वी क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में जो है, यह जो समुद्र तटीय क्षेत्र जो पश्चिमी घाट है, यह बांटता है दक्कन के पठार और तटीय क्षेत्र को। यह बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसमें मुख्य रूप से थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, ये सब मुख्य रूप से ये घाट है। और यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। इसलिए जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती है तो यहाँ खूब बरसात होती है। और पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से यहाँ भी पाई जाती हैं, बहुत उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें, भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय देखिए पहले नहीं था। पहले क्या था कि हिमालय के स्थान पर एक तैतीस सागर था, और हमारा जो करोड़ों साल पहले जो था पूरा जो स्थल था वह गोंडवाना और अंगारा लेन में बटा हुआ था। और दोनों से जो नदियाँ निकलती थी वह 33 सागर में जाकर गिरती थी, और वहाँ धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा होती गई, और वहाँ अंत में 33 सागर के स्थान पर ये हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। तो बच्चों ये रहा भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी इसके बारे में जान चुके होंगे। तो धन्यवाद बच्चों।